मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। कई बार स्टूडेंट्स कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनको कैसे लिखा जाए। उसी में से एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। और ये बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने पूछा। इसको लिखने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अप्रोच की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट का मीन्स बताना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं और ये पर्सन के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी हैं, फंडामेंटल्स के तौर पर हैं और इससे वेलफेयर नेशन की थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एकम्प्लिश होता है। और इसके साथ साथ ये मेंशन करना चाहिए कि अगेंस्ट द स्टेट इसे प्रोवाइड किया गया है, स्टेट इन्हें वायलेट नहीं कर सकता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में मेंशन करना चाहिए कि इसे पार्ट 4 में प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टेट अगर कोई भी लॉ बना रहा है तो वो इन डायरेक्शंस को एकम्प्लिश करते हुए, इन डायरेक्शंस को इंक्लूड करते हुए लॉ बनाएगा और इस तरह से वेलफेयर नेशन की थ्योरी को एकम्प्लिश करेगा। देन दैट मीन्स व्हाट, देन दैट मीन्स कि दोनों का ही ऑब्जेक्ट जब सेम है, दोनों का ही ऑब्जेक्ट वेलफेयर नेशन की थ्योरी को एकम्प्लिश करना है, अचीव करना है, तो आखिर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री के तौर पर वर्क करेंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो केस लॉज के रेफरेंस में बात करें तो इस पर आप चंपाकम दोरईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस देखिए। वहां पर यह बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरीके से सब्सिडियरी ऑफ द फंडामेंटल राइट के तौर पर रन करेंगे। लेकिन ये चीज बहुत देर तक नहीं रही। इन केरला एजुकेशन बिल का केस आया, देन उसके बाद फिर केशवानंद भारती का केस है, उसके बाद फिर उन्नी कृष्णन का केस है। इन सभी केसेस में कहा गया कि बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री फॉर द ईच अदर। दोनों एक दूसरे पर प्रिवेल नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री के तौर पर वर्क करेंगे और इस तरह से हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का रूल एप्लीकेबल किया। देन यहां पर अगर हम बात करें तो आखिर ये बात उठती क्यों है, इसका बहुत बड़ा रीजन है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेंगे तो आर्टिकल 31C ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जब आर्टिकल 31C ऐड किया गया तो यहां पर यह देखने को मिला कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को प्रिवेल करने के लिए आर्टिकल 39B और 39C जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको प्रिवेल कर लिया गया किस पर, आर्टिकल 14 और 19 पर। दैट मीन्स आर्टिकल 39B या 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है और वो आर्टिकल 14 या 19 का वायलेशन करता है तो ऑन द नेम ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 आर्टिकल 14 उस लॉ को वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब आखिर जब इस चीज को 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया तो इसे केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया, लेकिन केशवानंद भारती के केस में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। आखिर जब ये फंडामेंटल राइट के वायलेशन में था, फंडामेंटल राइट से एबव सिचुएशन में सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मेंशन कर देता था, तो फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया। तो अब जब पढ़ेंगे आर्टिकल 39B और C तो वहां पर यह आपको देखने को मिलेगा कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है हमारी सोसाइटी या हमारी कम्युनिटी के, वो किसी एक पर्सन के पास कंसंट्रेट नहीं होने चाहिए। जो वेल्थ है वो किसी एक पर्सन के पास कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। ऐसे लॉ बनाने हैं गवर्नमेंट को, और अगर गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाता है और उससे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आर्टिकल 14 या 19 में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो ऑन द नेम ऑफ दैट कर्टेलमेंट उस लॉ को वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको यह देखने को मिलता है कि फॉर द कॉमन गुड, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट आर्टिकल 14 और 19 को सेक्रीफाइस किया गया। इसी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31C में एक बात और ऐड की गई थी, और वो ये ऐड की गई थी कि आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया गया है तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी, और इसे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो ऐड किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया केशवानंद भारती के केस में। तो अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 39B या C को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाएगा तो वहां पर जुडिशियल स्क्रूटनी जरूर होगी। कोर्ट कर सकता है जुडिशियल स्क्रूटनी कि ये
39B को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बनाया गया है, या फिर ऑन द नेम ऑफ 39B एंड C बनाया गया है? और अगर ऑन द नेम ऑफ 39B एंड C होगा केवल, ना कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, देन इन दिस सिचुएशन आर्टिकल 14 एंड 19 का सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा और उसे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ऑब्वियस सी बात है कोर्ट वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। तो ये पूरी जर्नी रहती है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको उसके हर एक पार्ट को डिवाइड करके उसके मीनिंग मेंशन करना चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट को मेंशन करना चाहिए, केस लॉज मेंशन करने चाहिए, देन ये बात क्यों उठी ये मेंशन करना चाहिए, फिर कंक्लूजन मेंशन करना चाहिए और अपना आंसर वाइंड अप करना चाहिए। आपको बेहतर नंबर इस तरह से ही मिल सकते हैं। और आज की डेट में अगर आपको अच्छे नंबर अचीव करने हैं मेंस में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपका आंसर लिखने का तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डनरी तो आजकल सभी हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनना होगा, आपको कुछ डिफरेंट फॉर्म में लिखना होगा, इस तरीके से लिखना होगा कि आंसर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए टीचर को और वो आपको बेहतर नंबर प्रोवाइड करे। थैंक यू।